बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक 140 भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया था। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से बदला चुका दिया है। आधी रात को जब हिंदुस्तान सो रहा था, हमारी सेना जाग रही थी और पाकिस्तान को उसके किए का जवाब दे रही थी। बस 25 मिनट के अंदर 24 मिसाइल हमले हुए और आतंक के 9 ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। ये आतंकी ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों के थे। भारतीय सेना के इन हमलों की सबसे खास बात तो ये थी कि इसमें दुर्दांत आतंकी मसूद अजहर के पूरे खानदान को एक तरीके से मिटा दिया गया। इसके बाद आया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, जिससे साफ है कि यह प्रारंभ है, अंत नहीं। नंबर 1, मरकज सुभान अल्लाह, जैश-ए-मोहम्मद, बहावलपुर। नंबर 2, मरकज-ए-तैयबा, लश्कर-ए-तैयबा, मुरीद के। नंबर 3, मरकज अब्बास, जैश-ए-मोहम्मद, कोटली। नंबर 4, गुलपुर, हिजबुल मुजाहिदीन, कोटली। नंबर 5, महमूना जोया, हिजबुल मुजाहिदीन, सियालकोट। नंबर 6, सरजल, जैश-ए-मोहम्मद, तेरहा कला। नंबर 7, सैयदना बिलाल, जैश-ए-मोहम्मद, मुजफ्फराबाद। नंबर 8, मरकज अहले हदीस, लश्कर-ए-तैयबा, बरनाला। नंबर 9, सावई नाला कैंप, लश्कर-ए-तैयबा, मुजफ्फराबाद। ये 9 ठिकाने तो आतंक के सफाए के सफर में मील के महज 9 पत्थर हैं। मुकाम अभी बाकी है, सफर अभी बाकी है। हिंदुस्तान की वायुसेना और थल सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर जैसा हमला बोला, उससे पाकिस्तान दहला हुआ है। लेकिन अभी उसके और भी दहलने के दिन बाकी हैं। उसके और भी बुरे दिन बाकी हैं। यकीन ना हो रहा हो तो पाकिस्तान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ध्यान से सुन ले। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 1:05 से 1:30 के वो 25 मिनट पाकिस्तान के लिए कयामत के 25 मिनट थे। आतंक के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक 3 बड़े आतंकवादी संगठनों के सफाई की भी शुरुआत है। सेना के संयुक्त अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी संगठनों के ठिकाने मिट्टी में मिल गए, जिसका सरगना हाफिज सईद है। उसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन के भी 3 ठिकाने जमींदोज कर दिए गए, जिसका सरगना सैयद सलाहुद्दीन है।
वहीं जैश ए मोहम्मद के भी 3 आतंकी ठिकानों को मटियामेट कर दिया गया, जिसका सरगना अजहर मसूद है। सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था, जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बहावलपुर में जैश के मरकज सुभान अल्लाह पर हुए आतंकी हमले में अजहर मसूद के परिवार के 10 सदस्य भी मिट्टी में मिल गए। मसूद तो बच गया, लेकिन इस अफसोस के साथ कि काश मैं भी मर गया होता। वैसे भारतीय सेना ने जिस तरह हनुमान रूप धारण किया, उसमें अजहर मसूद को मारने की तमन्ना कभी भी पूरी हो सकती है। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, उसका करारा जवाब मिल गया। जिन महिलाओं के माथे का सिंदूर आतंकियों ने पोंछा था, उनको इंसाफ दिलाने का प्रण सरकार ने किया और सेना ने उस प्रण को साकार कर दिया। मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। वैसे करारा जवाब 2008 में मुंबई हमलों के लिए भी मिला है। जिस मरकज़े तैयबा में कसाब और हेडली जैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिली थी, वो मिट्टी में मिल गया। The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency. भारत की स्ट्राइक ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। पाकिस्तान को बताया है कि आतंकियों को शह देना बंद करे। पाकिस्तान को यह भी बताया है कि भारत के बदले की कार्रवाई में अब पाकिस्तान खत्म हो सकता है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तहस नहस करके बता दिया कि आतंक की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और लगे हाथ दुनिया को बता दिया कि गांधी और बुद्ध का ये देश राणा प्रताप और शिवाजी का भी देश है। पाकिस्तान इस वक्त अपने 70 से ज्यादा आतंकवादियों की लाशों पर खुलकर विलाप भी नहीं कर सकता, लेकिन वो भारत की इस उदारता और सभ्यता से राहत की सांस जरूर ले सकता है कि हमारी सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया, जबकि नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और ये खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। ये सामान्य न्याय का तकाजा था, जिसे भारत ने 15 दिन के अंदर पूरा कर दिया। अब पाकिस्तान के सामने 2 रास्ते हैं, आतंकियों को मिटाए या खुद मिटने को तैयार रहे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। अब आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जिन 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, उसे ठीक से समझने के लिए हमने अपने न्यूज़ रूम में एक वॉर रूम तैयार किया है और उस वॉर रूम में एक सैंड मॉडल भी तैयार किया है। आप इस मॉडल के जरिए और हमारे एक्सपर्ट के जरिए समझ जाएंगे कि भारत ने कैसे और कहां-कहां कल रात को 1:05 से 1:30 के बीच में स्ट्राइक की थी। पूरा पाकिस्तान जिससे दहल उठा था। आइए चलते हैं मेरे सहयोगी चंदन भारद्वाज के पास। चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं एनडीटीवी इंडिया के वॉर रूम में और ये सैंड मॉडल है हमारे सामने और हम सांकेतिक तौर पर अब दर्शकों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आज जिन 9 आतंकी ठिकानों को चुनकर मिसाइल से टारगेट किया गया, उनके पीछे की क्या वजह रही और क्यों इन्हीं कैंप्स को जो है वो चुना गया है। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास सर भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और हम पहले कैंप से शुरुआत करेंगे। पहले 2 कैंप्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैंप्स रहे, जहां सबसे ज्यादा डैमेज जो है वो बताया गया हुआ है, जिनमें पहले नंबर पर है मरकज़े सुभान अल्लाह, जो कि बहावलपुर में है और ये 100 किलोमीटर अंदर है। इसके अलावा मरकज़े तैयबा मुरीद के जो कैंप है
ये दोनों कैंप्स सर, इसकी क्या रेलेवेंस इंपॉर्टेंस रही और क्यों इन दोनों को जो है वो चूज किया गया, मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, एक चीज समझने चंदन कि जो ये टारगेट 9 के 9 सेलेक्ट किए गए हैं, इनकी अहमियत है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले ये है कि आपके पास लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के जो हेडक्वार्टर हैं उनको टारगेट किया गया। जैसे आपको पता है एलएटी का हेडक्वार्टर जो है वो मुदीर में है और जैसे मोहम्मद का बहावलपुर में है, इनको टारगेट किया। इसी प्रकार से जो अभी आपका हिजबुल मुजाहिदीन का मुजफ्फराबाद में, उसको भी किया, क्योंकि ये हेडक्वार्टर एक प्रकार से पावर है। यहीं पर आप जैसे मोहम्मद का हाफिज सईद है जो लश्कर तौबा में, और मसूद अजहर है आपका जैसे मोहम्मद में, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सैयद सलाउद्दीन जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन का, तो इनको टारगेट करना मतलब कि पावर ऑफ सेंटर जो इन आतंकवादियों का है, एलएटी का और जैसे मोहम्मद का और एचएम, उनको किया गया। मैं चाहूंगा सर एक बार आप पिन पॉइंट करके दर्शकों को दिखाएं। पहला जो टारगेट था वो था मरकज़े सुभान अल्लाह, हाँ, जो कि बहावलपुर में था। बहावलपुर में था, और ये है बेसिकली जैसे मोहम्मद का, ठीक है। और इसी प्रकार से जो मुदीरका में है वो जो था मरकज़े तैयबा, हाँ, ये एलएटी का था, ठीक है। और ये दोनों को बहुत जरूरी था इनको हिट करना। और इनको हमने किस चीज से हिट किया, जब आप बातचीत करेंगे, जब पूछेंगे। हाँ। जो बाकी कैंप्स हैं, ये देखो, आपको ये देखना चाहिए, अगर आप जिस तरीके दर्शकों को, ये भारत है और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, ये पाकिस्तान, और ये पंजाब का इलाका है। सी पाकिस्तान ने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत जो है पीओके के साथ आईबी भी क्रॉस कर लेगा, बिल्कुल, क्योंकि आईबी में है, और ये जो हैं इनके दोनों के जैसे मोहम्मद और लश्कर तौबा के जो ट्रेनिंग जो हेडक्वार्टर हैं वो पंजाब में है, उनको भी हिट किया गया क्योंकि इनकी अहमियत है। ये क्यों सेलेक्ट किए गए, ये जो है ट्रेनिंग एरियाज है, ये लॉन्च पैड्स रहे हैं। नहीं, लॉन्च पैड जो होते हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के 1-2 किलोमीटर के नजदीक होते हैं। लॉन्च पैड टेम्परेरी होते हैं, वहां पर ज्यादा देर, 1-2 दिन से ज्यादा देर टेररिस्ट नहीं रखते। ये ट्रेनिंग एरियाज हैं, इनके अंदर ट्रेनिंग की जाती है। स्टेजिंग एरिया भी हो सकते हैं, पहले जो है ट्रेनिंग एरिया है, उसके ट्रेनिंग एरिया के बाद स्टेजिंग एरिया है, और फिर है लॉन्च पैड। तो ये ट्रेनिंग एरिया है, इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर ट्रेनिंग होती है आतंकवादियों की। और ये माने चाहे वो मुजफ्फराबाद है, भिम्बर है, कोटली है या बाग है, इन सब को टारगेट किया गया है। मैं अब यहाँ एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, जब इस पूरे अटैक की प्लानिंग हो रही थी तो जो रेंज हमने चुना 5 किलोमीटर के दायरे से लेकर 100 किलोमीटर घर के अंदर घुस के मारने तक का जो हमने टारगेट सेट किया, उस टारगेट में कई ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां पर लगातार बीते 5-7 सालों में जो बड़ी आतंकी गतिविधियां हुई हैं उनको प्लान किया गया, उनको वहां से ही जो है वो पूरी तरीके से ऑपरेट किया गया। और जब हम मरकज़े तैयबा की बात करते तो इसमें तो अजमल कसाब और डेविड कॉनमैन हेडली के बारे में जो 26/11 के बारे में जानकारियां सामने आई थी कि ये 26/11 की जो पूरी प्लानिंग थी सर वो यहीं से थी। बिल्कुल, ये देख ट्रेनिंग कैंप जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आतंकवादी जितने भी हैं इन्हीं ट्रेनिंग कैंपों में जो ट्रेन हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, और इसीलिए इनको सिलेक्ट किया गया है। मगर ये तो मैंने बताया जो लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है आपके लिए, और इसी प्रकार हिजबुल मुजाहिदीन का मुजफ्फराबाद में आपने उनके पावर सेंटर को हिट किया है, आपने उनको एक प्रकार नस्साबूज कर दिया है। और दूसरे जो आपको मैं बताया ये ट्रेनिंग एरिया या स्टेजिंग एरिया, इनके अंदर ये इन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स में ही ये जो आतंकवादी भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, ये इन्हीं में से जो है ट्रेनिंग की है। सर एक अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इतने एरियाज को हमने टारगेट कर लिया है, ये 9 एरियाज है, बार बार अब बातें ये भी कही जा रही है कि अगर पाकिस्तान ने अपने आप को नहीं सुधारा तो अभी ऑपरेशन सिंदूर .1 जो है वो भी हो सकता है। देखो ये सच्चाई है, तो फेज 1 है, ये ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 है। अगर पाकिस्तान कोई और हरकत करता है या तो वो कुछ मान लो आपके ऊपर रिटेलिएट करने की कोशिश करता है तो भारत बहुत सख्त जवाब देने वाला है। और ये सच्चाई है कि ये सोचो कि इन ट्रेनिंग कैंप्स को आपने बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान इसके बाद मान जाएगा, ये शायद नहीं, क्योंकि देखो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ठीक है, वो एक प्रकार से आतंकवादियों को पालता भी है, पोसता भी है, क्योंकि सच्चाई है हर देश के पास आर्मी है और पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो ये पाकिस्तान की जो फौज है वो इतनी जल्दी बदलेगी नहीं, मगर ये सच्चाई है जो अब हमने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, इनको फिर काफी टाइम लगेगा। पाकिस्तान को अब समझ आ गई है कि आतंकवाद का जिसका साथ ले रहा था वो अब वो काउंटर प्रोडक्टिव है। तो सुमित आपने देखा किस तरीके से जो
पूरी चीजें हैं वो यहां पर एक्सप्लेन सर करते हुए नजर आए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी था कि किस तरीके से इन तमाम कैंप्स को लेकर जो बातें थी सर, उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज, एक चीज और अश्विनी सर आऊंगा मैं आपके पास। बड़े अच्छे से आपने पूरी इस चीज को समझाया और जनरल सिवाज का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम इस पूरी बातचीत के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि वो ना तो बता सकता है और ना ही छिपा सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस तस्वीर से आपको सब समझ में आएगा। सीमा पार से एक तस्वीर आई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आतंकी मसूद अजहर के आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रही है। अब आप देखिए इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से, कैसे इस जनाजे में जो कि आतंकियों के खानदान का है, मसूद अजहर के रिश्तेदारों का जनाजा है, उसमें पाकिस्तान की फौज के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। एक तरीके से स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है उस शख्स के परिवार को जो कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। जब पाकिस्तान से कहा जाता है कि वो आतंक के कारखाने चलाता है, आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, उन्हें संरक्षण देता है, तब पाकिस्तान इससे इनकार करता है, उनकी फौज इससे इनकार करती है। लेकिन अब ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं। पूरा पाकिस्तान एक साथ मसूद अजहर के रिश्तेदारों के इन जनाजों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान भला अपने आतंकियों से कैसे मुंह छिपाए? आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई है। जाहिर है ये तस्वीर साफ करती है कि भारत ने जिन आतंकी ठिकानों पर हमले किए वो पाकिस्तानी फौज के ठिकाने थे, पाकिस्तानी फौज के संरक्षण में फल फूल रहे थे। तो पाकिस्तान की पोल भारत के हमलों से बिल्कुल साफ साफ खुलती जा रही है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम की घाटी में आतंकियों के नाम पर धर्म पूछकर सैलानियों का कत्लेआम किया था तो पूरे देश में आक्रोश फैल गया। तभी यह तय हो गया था कि आतंकियों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि अब की बार जो हमला होगा उसमें सारी सीमाएं टूट जाएंगी। आपको दिखाते हैं बैसरन घाटी से बहावलपुर तक क्या कैसे हुआ, कैसे ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सैनिकों ने, भारतीय सेना के शूरवीरों ने अंजाम दिया। देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। बुधवार सुबह भारत समेत पूरी दुनिया एक प्रेस ब्रीफिंग को बड़े गौर से सुन रही थी। इस प्रेस ब्रीफिंग में 2 ऐसे शब्द आए जो आते ही छा गए। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। धर्म पूछकर अंजाम दिए गए नरसंहार के बाद निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो बेशक रात 1:05 से लेकर 1:30 के बीच यानी सिर्फ 25 मिनट का था, लेकिन इसकी शुरुआत 16 अप्रैल को ही हो गई थी। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हिंदुओं के विरुद्ध एक नफरती बयान देकर जता दिया था कि पाकिस्तानी सेना मजहब को हथियार बनाकर एक शातिर और घटिया चाल चलना चाहती है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein
It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था कि उधर 16 अप्रैल को मुनीर ने हिंदुओं और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला और इधर 18 अप्रैल को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर और हमास के आतंकियों ने हाथ मिलाते हुए भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी शुरू कर दी। बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख। इंशाअल्लाह गोलियों की पुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे। हाँ, साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। अभी तक आपने देखा कि 16 अप्रैल को कैसे मुनीर ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान दिया और उसके 2 दिन बाद यानी 18 अप्रैल को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमास के साथ हाथ मिलाकर भारत को गीदड़ भभकी दी। इन दोनों घटनाओं के बाद 22 अप्रैल को आतंकियों ने बैसरन घाटी में नाम और धर्म पूछकर हिंदुओं का कत्लेआम किया। साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मार दी। कानपुर के शुभम और ऐशन्या की शादी 2 महीने पहले हुई थी। बैसरन घाटी में आतंकियों ने जिन लोगों को धर्म पूछकर गोली मार दी, उनमें शुभम का नाम पहला था। गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। कानपुर का जो परिवार अपने बेटे और बहू की शादी के वीडियो ठीक से देख भी नहीं पाया था, जो परिवार बेटे और बहू के कश्मीर से लौटने का इंतजार कर रहा था, उसे 22 अप्रैल की शाम को अचानक पता चलता है कि आतंकियों ने उसके बेटे को मार डाला। आतंकियों ने बेटी का सिंदूर उजाड़ दिया। उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी की ये तस्वीर कौन भूल सकता है। बैसरन घाटी से क्रूरता और खौफ का जो पहला वीडियो आया था, उसे याद कीजिए। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? विनय और हिमांशी की शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे। शादी के बाद दोनों कश्मीर गए, लेकिन लौटते हुए विनय का साथ छूट गया। तिरंगे से लिपटे पति के ताबूत को पकड़कर एक पत्नी ने जो कहा, वो तस्वीर एक कलेजे को छलनी कर गई। जयपुर के नीरज उधवानी को भी आतंकियों ने मार डाला। नीरज अपनी पत्नी आयुषी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। फरवरी 2023 में दोनों की शादी हुई थी। आयुषी के सामने आतंकियों ने उसके सुहाग को उजाड़ दिया। कसूर बस इतना भर था कि नीरज का मजहब आतंकियों को पसंद नहीं आया। इंदौर के रहने वाले सुशील अपने बेटे, बेटी और पत्नी के साथ कश्मीर गए थे। आतंकियों ने बच्चों को उनसे अलग किया, पत्नी के सामने उन्हें गोली मार दी। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से।
हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में कर्नाटक के मंजूनाथ और उनकी पत्नी पल्लवी का ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। इस वीडियो में मंजूनाथ और उनकी पत्नी पल्लवी आखिरी बार साथ साथ दिखे, क्योंकि दोनों श्रीनगर से बैसरन घाटी पहुंचे। वहां मंजूनाथ को भी कलमा नहीं पढ़े जाने की सजा दी गई। मंजूनाथ को उनकी पत्नी पल्लवी के सामने गोली मार दी गई। पल्लवी ने कहा, मुझे भी मार दो, तो आतंकियों ने उन्हें ये कहते हुए छोड़ दिया कि तुम्हें मार दिया तो हमारे बारे में मोदी को कौन बताएगा। आतंकियों ने एक एक करके सिंदूर उजाड़ने शुरू किए। अपने सिंदूर की रक्षा के लिए कई महिलाएं सामने आईं। आतंकियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हमें भी मार दो, लेकिन आतंकियों ने ये कहते हुए उन्हें झटक दिया कि तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, मोदी को बता देना। उनकी कल्पना से भी बड़ी और मोदी ने बता दिया। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि उन्हें क्या करना है और 7 मई की सुबह पूरी दुनिया को इसका पता भी चल गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी के साथ अंजाम दिया और पाकिस्तान को बता दिया कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। सूत्रों से पता चला है कि सेना की इस स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया था। कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिन 26 नागरिकों की हत्या की गई, उनमें सभी पुरुष थे। भारतीय संस्कृति में सुहागिन महिलाओं के लिए उनका पति सुहाग का प्रतीक होता है, उनके वैवाहिक जीवन का आधार होता है। यही वजह है कि आतंकियों की क्रूरता का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक्शन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने का सुझाव दिया था। इसे न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर कार्रवाई का प्रतीक माना गया, बल्कि इस नाम के जरिए उन महिलाओं के प्रतिशोध का भी संदेश दिया गया जिन्होंने अपने सुहाग खो दिए। मेरे हस्बैंड ने ही वॉज इन द डिफेंस फोर्सेज एंड यू नो व्हेन ही हैड जॉइन्ड द डिफेंस फोर्सेज, वो यही चाहता था दैट ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द पीस इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इनोसेंट लाइव्स आर नॉट गॉन इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज नो हेट्रेड एंड टेरर इन दिस कंट्री, एंड दिस ऑपरेशन signifies his spirit that there will terrorism, hatred will not be tolerated by the Indian government. ये नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है। हम सब इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे और जो भी सरकार ने निर्णय लिया है वो योग्य लिया है और हमारी बस यही इच्छा है कि अभी जो भी ये संगठन है या ये जो ग्रुप्स है जो आतंकवादी हमले कर रहे हैं, इनको पूरी तरीके से निकाल के मतलब ढूंढ के मार देना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के। सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी को और मेरे दोनों मामा को और जितने भी 28 लोग हैं उनको शांति मिली होगी ये देख के। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये सिर्फ एक अटैक नहीं होना चाहिए, जितने भी है सबको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। देश ने आंसुओं का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। संदेश साफ है, जिन्होंने बैसरन घाटी में धर्म पूछकर सिंदूर उजाड़ा, उन्हें छिपने की जगह नहीं मिलेगी। जो सुधर जाए और जो सबक ले ले वो पाकिस्तान ही क्या। अब आपको वो 9 मौके दिखाते हैं 1947 से 2025 तक। इन 78 सालों में कई बार ऐसे मौके आए हैं, 9 बार ऐसे मौके आए हैं जब पाकिस्तान को भारत के हाथों शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान
दोबारा अपनी उसी साजिश में, उसी भारत विरोधी अभियान में लगा रहता है। पाकिस्तानियों, जरा ध्यान से देखना, 1948 का युद्ध आपको याद होगा। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना का ये युद्ध हुआ था, का कबायलियों के साथ हमला हुआ था और सेना ने खदेड़ भगाया था। पाकिस्तान को उस वक्त पीछे हटना पड़ा था। दूसरा मौका आया 1965 के युद्ध के समय। पाकिस्तान की घुसपैठ का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने 3 तरफ से लाहौर को उस वक्त घेर लिया था और ऐसा लगा था कि लाहौर पे अब कब्जा करके ही छोड़ेंगे, लेकिन दया खा गए। 1971 के युद्ध की बात करते हैं। ये तो इतिहास में ऐसा युद्ध है जो हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के आगे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। बांग्लादेश की लड़ाई का वक्त था ये। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। बांग्लादेश का जन्म हुआ था और बांग्लादेश एक नए देश के तौर पर जन्म हुआ दुनिया के मानचित्र में, और उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम थी। 1971 की लड़ाई की खुन्नस आज तक पाकिस्तान निकालता है। चौथा ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाया और इस अभियान के बाद से भारत का इस ग्लेशियर पर कब्जा है। अब सियाचिन ग्लेशियर के टॉप पर भारत बैठा हुआ है। पाकिस्तान को वहां से खदेड़ भगाया था। 5वां मौका आया 26 मई 1999 को, यानी करगिल वॉर के समय। करगिल सेक्टर से पाकिस्तानी घुसपैठिए खदेड़े गए। कब्जे में किए गए सारे इलाके को भारत ने पाकिस्तानियों के हाथ से वापस लिया। पाकिस्तानी सैनिक आतंकियों के भेष में वो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन भारत ने उस पर भी शानदार जीत हासिल की थी। 6वां मौका आया ऑपरेशन पराक्रम के वक्त। 2001 में संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम भारत ने चलाया। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया, बड़ी संख्या में ट्रूप्स का मूवमेंट हुआ, सीमा पर बड़ी सैन्य तैनाती की गई। आखिरकार पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पीछे हट गया। 7वां मौका आया सर्जिकल स्ट्राइक, अभी 2016 में जो हुई थी। 28 सितंबर को उरी में भारतीय सेना के कैंप पर हमला हुआ था, जिसका जवाब किया भारत ने। पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। हाउस ऑफ जोश, वो जो फिल्म आई थी जोश उरी, वो इसी का घटना पर आधारित थी। नंबर 8वां मौका आया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का। वो बालाकोट एयर स्ट्राइक का मौका था। 26 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। सेना ने जवाब दिया। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर हमला किया, एयर स्ट्राइक्स की और नेस्तनाबूद कर दिया तमाम जैश के वहां पर चल रहे आतंकी कैंपों को। 9वां नंबर आया ऑपरेशन सिंदूर का। 6 और 7 मई, यानी इस बार अभी जो कल रात हुआ, इस 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब दिया। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एक्शन लिया और सबसे बड़ी बात यह कि 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान की जमीन पर जाकर बगैर सीमा को क्रॉस किए हमारे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में बहावलपुर में उस कैंप का सर्वनाश कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, जो मसूद अजहर चलाया करता था, जिसमें उसके खानदान के 10 से 14 लोग मारे गए। ये सब कुछ भारत लगातार करता रहा, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इस बार भारत ने ठान लिया है कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो फिर इस लड़ाई को बड़ा रूप देने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसीलिए वॉर लाइक रिहर्सल्स चल रहे हैं, मॉक ड्रिल्स चल रही हैं, ब्लैकआउट्स चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ये बात दुनिया को बताई कि भारत की 2 वीरांगनाओं ने, भारतीय थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ मिलकर पूरी दुनिया को बताया कि जो भारत की तरफ आंखें उठाकर देखेगा वो फिर कहीं देखने लायक नहीं रहेगा। ये जो प्रतीकात्मक भारत की तरफ से जवाब दिया गया कि आपने हमारी महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा था, हमने नाम रखा इसका ऑपरेशन सिंदूर। और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई 2 महिला ऑफिसर्स से, सोफिया चौधरी, कर्नल सोफिया चौधरी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह से, भारतीय सेना की नारी शक्ति के बारे में आपको हमारी एक खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। दुनिया को भारत के इस पराक्रम की खबर इन 2 देवियों ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ मिलकर सुनाई। एक है कर्नल सोफिया कुरैशी,
और दूसरी हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इनकी ही जुबानी दुनिया ने जाना कि पहलगाम में निर्दोष भारतीयों को मारकर पाकिस्तान और उसके आतंकियों ने कितना बड़ा पाप कर दिया था। और दुनिया ने ये भी जाना कि भारत कैसे पहलगाम के पापियों का पूरा इलाज करना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ये 2 महिलाएं हैं, 2 अलग आस्थाएं हैं, लेकिन मिशन एक है और वो मिशन है भारत का इकबाल बुलंद रहे। यही तो असली भारत है। कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात की रहने वाली हैं। बायोकेमिस्ट्री में इन्होंने MSc की पढ़ाई की है। 1999 में 17 साल की उम्र में शॉर्ट सर्विस कमीशन से कुरैशी सेना में शामिल हुई। 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में हिस्सा लिया। इनके पति मेजर ताजुद्दीन कुरैशी भी सेना में ही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के दादा भी सेना में काम कर चुके हैं। ये प्राउड हुआ ना कि हमारी बेटी ने राष्ट्र देश के लिए कुछ किया, ये अपने राष्ट्र से कुछ किया, वो प्राउड हुआ है। हमारी बेटी ने जो हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए किया है, उससे हमें बहुत खुशी है। ऐसा मोमेंट है कि फौजी जिस चीज़ का मोमेंट करता है कि भाई देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा, और ऐसा मौका मिले कि भाई देश के लिए दुश्मनों को मिटा देने का मौका मिला है, इससे बड़ा कोई मोमेंट फौजी के लिए होता ही नहीं। जिसने जमाने से दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, उस कर्नल कुरैशी ने दुनिया को बताया कि हिंदुस्तानियों के लिए एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होगी। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। वहीं कर्नल कुरैशी के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि थल सेना के साथ वायुसेना ने कैसे पाकिस्तान के आतंकियों को उसकी सही जगह दिखाई। विंग कमांडर व्योमिका सिंह 2004 में 21वें शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में शामिल हुई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में हाई एल्टीट्यूड वाली मिशन का नेतृत्व किया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टरों को 2500 घंटे से ज्यादा उड़ाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. व्योमिका का मतलब हुआ आसमान की बेटी। वाकई ये हिंदुस्तानी आसमान की बेटी है, जिसकी गर्जना से पाकिस्तान की धरती दहली हुई है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। मुश्किलें बांधती हैं, लेकिन पाकिस्तान इतनी भीषण स्ट्राइक के बावजूद अलग अलग सुर में बोल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के कई इलाकों में असंतोष पाकिस्तान को विभाजन और विनाश की तरफ ले जा रहा है, तो आज सेना के पराक्रम पर पूरा हिंदुस्तान एक स्वर में जय हिंद बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर MK स्टालिन और ओवैसी तक सभी अपनी सेना को सच्चे दिल से सलाम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का
समर्थन किया था। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। तो आज जो हुआ है उसका श्रेय भारतीय फौज को जाएगा। हम सब शिवसेना, पूरी हमारी पार्टी ये भारतीय सेना के साथ, उनके जज्बे के साथ मजबूती से खड़ी। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। पक्ष और विपक्ष दोनों को इसकी सराहना करनी चाहिए। मुझे लगता है इसको लेकर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और इस समय पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। भारत की सेना हमारी सरहदों की निगहबानी करती है। कोई दुश्मन जुर्रत करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना देती है। लेकिन पाकिस्तान की सेना सब कुछ करती है सिवाय अपने देश के लोगों की हिफाजत के। वो नशे का कारोबार करती है, वो अवैध डीजल पेट्रोल बेचती है जो ईरान से आता है, वो आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप चलाती है, चलाने में मदद करती है और जमीन पर कब्जा करती है। कमाल देखिए, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर आज दिन भर से गायब हैं। पता ही नहीं चल पा रहा कि उनके देश में जो भारत ने 9 जगहों पर स्ट्राइक की, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, आतंकियों के ठिकाने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गए, वो आसिम मुनीर कहां गायब है? ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी तो पूरा देश उबल भी रहा था, शोक में भी था। लेकिन पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता तब डींगे हाँकने में व्यस्त थे। लेकिन 15 दिन बाद 25 मिनट में 24 मिसाइलों ने 9 आतंकी ठिकानों को मटियामेट कर दिया तो पाकिस्तान की घिघी बन गई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आतंकवादियों के मुख्य संरक्षक आसिम मुनीर का कोई अता पता ही नहीं है। पाकिस्तानी सेना अपने आतंकी ठिकानों के मलबे बटोरने में लगी है। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं और जुबान बहुत हद तक सच्चाई बयां कर रही है। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में आज नजारा बर्बादी वाला रहा। जो सन्नाटा यहाँ छाया था, वही सन्नाटा बुधवार को पूरे पाकिस्तान का भाग्य बना हुआ था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लोग और बड़े हमले को लेकर बदहवास थे। लेकिन जिन्ना की तरह द्विराष्ट्र सिद्धांत बखारने वाले आर्मी चीफ आसिम मुनीर कहीं नहीं दिखे, न अपने जवानों के बीच, न मारे गए आतंकियों के बीच। हाँ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बुलाई बैठक में मुनीर पहुंचे भी तो चेहरा डर के मारे सफेद हुआ पड़ा था। ये वही पत्थर बना चेहरा है जो 16 अप्रैल को हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी जुबान बोल रहा था। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren. आसिम मुनीर का आतंक प्रेम पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगा है। भारतीय सेना की स्ट्राइक ने जहां मुनीर की सेना का मनोबल तोड़ दिया, वहीं बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक विद्रोह की आग और भड़कने लगी है। कहां तो मुनीर हिंदू मुसलमान करके अपनी कुर्सी बचाना चाहते थे और कहां अब पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाना मुश्किल होने लगा है। पाकिस्तान की सेना का हाल ये है कि वो तेल साबुन बेचती है, वो ईरान से आने वाले अवैध डीजल पेट्रोल बेचती है, वो केक पेस्ट्री बेचती है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग करती है, वो बैंक चलाती है, वो मॉल चलाती है, वो आतंकियों का खर्चा चलाती है।
बस अपने देश की हिफाजत नहीं कर पाती, क्योंकि भ्रष्टाचार और बेईमानी में सिर से लेकर पैर तक डूबी हुई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। दुनिया जब घने अंधेरे में होती है तो उजाले के लिए भारत की तरफ देखती है। दुनिया जब युद्ध की पीड़ा से करा रही होती है तो बुद्ध और गांधी के संदेशों से सबक लेती है। और भारत ने बता दिया कि गांधी के आदर्शों पर जीने वाले इस देश के लिए शांति कमजोरी का लक्षण नहीं है। तभी तो चाहे आज कैबिनेट की बैठक हो या फिर राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो, हर जगह गांधी की तस्वीर दिखाई दी। वो गांधी जो अहिंसा की बात करते थे, लेकिन आज गांधी की तस्वीर इसलिए थी कि हमने पलट कर जवाब दिया। हम सिर्फ गांधी के उसूलों पर नहीं, हम जवाब देना भी जानते हैं। शांति और अहिंसा के इस महामानव की तस्वीर भारत की उस ताकत को बता रही है जिसमें शांति के लिए युद्ध का साहस भी भारत की पहचान है। शांति को कायम रखने के लिए भारत ने आतंक के 9 बड़े ठिकानों पर हमला किया। उस हमले की जानकारी देने वाली कैबिनेट मीटिंग की ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ता भी नहीं। भारत माता की, भारत माता की। हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया। कैबिनेट को जानकारी देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। शांति और संयम भारत की पहचान है और भारत की प्रतिबद्धता भी। इसको आप राष्ट्रपति भवन की इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कुर्सी के बीच महात्मा गांधी की प्रतिमा रखी है। लेकिन आतंक को अपना व्यापार बना चुके पाकिस्तानी हुक्मरान और उसकी सेना ने शांति की जगह खून खराबे को तरजीह दी। पहलगाम में महिलाओं के माथे का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकवादियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आका भूल गए थे कि हिंदुस्तान संयम में विश्वास करता है, लेकिन बेलगाम पीढ़ी भी संयम में रहे। इसके लिए शक्ति की भाषा भी अच्छे से जानता है। अब पाकिस्तान अच्छे से समझ गया होगा। पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन काफ़ी टेंस चल रही है। रात हिंदुस्तान के मिसाइल हमलों के बाद जो कि पाकिस्तान के 5 शहरों पे दागे गए थे और उसमें जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है लगभग 26 पाकिस्तानी शहरी उसमें शहीद हुए हैं। अब पाकिस्तान शांति की दुहाई दे रहा है, लेकिन शांति से पहले अशांति के ठिकानों का समूल नाश जरूरी हो गया है, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम कांड के 2 दिन बाद ही कह दिया था। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इतने शानदार तरीके से, इतने बारीकी से पाकिस्तान के अंदर भारत ने हमला किया कि 9 जगहों के आतंकी ठिकाने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गए। आतंकी 1-2 नहीं, सैकड़ों मारे गए हैं। नंबर का खुलासा पाकिस्तान नहीं कर रहा है, वक्त आने पर वो खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान अब रिटेलिएट करता है या किसी और तरह की हिमाकत करता है तो भारत ने अपने एयर स्पेस पर पूरी तैनाती कर रखी है। अब की बार छोड़ेंगे नहीं। खबरों की खबर में आज इतना ही। शुभ रात्रि।